So today Henry's law. Henry's law. सबसे पहली चीज कि हेनरीज लॉ हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें क्या एक्सपेक्ट करोगे? दिस लॉ एक्सप्लेन्स। बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो? करना शुरू करो। दिस लॉ एक्सप्लेन्स द solubility of gases in liquid। ठीक है। अब अगर एक नॉर्मल सी बात लें तो क्या गैस कभी लिक्विड में डिजॉल्व होगी? कोई भी गैस पानी में डिजॉल्व होती है, कोई सी लिक्विड में डिजॉल्व होती है? डिजॉल्व पता नहीं कहाँ। आप मान लो जूस पी रहे हो, आप स्ट्रॉ लगा के जूस पी रहे हो, स्ट्रॉ को आपने फूंक मारी, तो उस फूंक में क्या था? हवा। डिजॉल्व हुई वो? बबल के फॉर्म में बाहर निकल गई। बात समझ में आई ना? तो इसका मतलब जनरली गैसेस आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, है ना। लेकिन हेनरी लॉ ये बोलता है कि अगर आपको गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, ठीक है, तो मेरा लॉ काम में लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये लॉ बोलता क्या है? बहुत ही सिंपल चीज बोलता है। ये कहता है गैसेस कैन डिसॉल्व। अब जैसे बहुत सिंपल चीज है, मछलियां पानी में रहती है, हवा में तो उड़ती नहीं है। तो जब पानी में रहती है तो जितने भी प्राणी है धरती पे उन सबको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। हम तो हवा से ले रहे हैं, वो कहां से ले रहे हैं? पानी से ले रहे हैं ना। तो पानी में भी तो ऑक्सीजन होगी जो कि डिसॉल्व फॉर्म में है, ठीक है ना। मतलब गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर और इन लिक्विड, ठीक है, नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, इन एबनॉर्मल कंडीशन। पानी के अंदर, धरती के अंदर इतना धरती या बोलो मैं समुद्र के अंदर इतना नीचे जाओगे तो प्रेशर विल इंक्रीज। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो सॉलिबिलिटी है वाटर गैसेस की वो पानी में बढ़ जाती है। इसलिए जो ऑक्सीजन है आपकी वो डिसॉल्व कंडीशन में, जैसे जब ऊपर आओगे सॉलिबिलिटी कम होती जाएगी। इसलिए मछलियां हो जाती तो ऊपर नहीं रहती, नीचे ज्यादा मिलती है। बड़ी बड़ी शार्क देखो, आप शार्क देखो, व्हेल देखो, तो नीचे क्यों मिलती है? हमने तो अभी समुद्र में केवल 1 या 2% ही तक हो जाए, 98% अभी तक तो अननोन है। तो कितना ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा नीचे, कहते हैं अलग ही दुनिया समुद्र के नीचे, ठीक है ना। तो जितने भी प्राणी है सांस ले रहे हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, विदाउट उसके पॉसिबल नहीं है। तो गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर इन लिक्विड if pressure increases, if pressure increases। अभी लॉ क्या बोलता है? ये लॉ देखिए आप। according to this law partial pressure of any gas is always directly proportional to its mole fraction। ठीक है। अब इसको समझाने से पहले सबसे पहले देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है? सुना कभी हमने? नहीं सुना। एक होता है पार्शियल प्रेशर, एक होता है प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है देखो, अब जैसे अभी हम अर्थ पर है,
है ना। तो अर्थ पर अगर है तो यहाँ पे कोई प्रेशर है क्या? अर्थ पे कोई प्रेशर है? क्या है? कहाँ है? कितना है? अर्थ पे प्रेशर है और ये प्रेशर है 1 एटीएम का। 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 80 यूनिट होती है ना। तो अर्थ पे जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोग इजीली सरवाइव कर रहे हैं ड्यू टू दिस एटीएम 1 एटीएम प्रेशर, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं टोटल प्रेशर, ठीक है। क्योंकि अर्थ के पास क्या है? अर्थ के सराउंडिंग में क्या है बताओ? एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? क्या क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर? कौन कौन चीज है? गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं? कौन कौन सी गैसेस हैं बताओ? देखो 11 तरह की गैसेस हैं। अच्छा। 11 गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिला के, ठीक है। और साथ में है वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, ठीक है। इन सबको कंबाइन जब कर दोगे आप तब बनता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, इस एटमॉस्फेयर में से अगर मैं एक गैस को बाहर निकालूं, सपोज करो मैंने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जो कि 28% होता है एटमॉस्फेयर का, 28%, ठीक है ना। 78 होगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर मैंने ऑक्सीजन को बाहर निकाला तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता होगा ना। एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कहां से आया? उन सारी गैसों को जो आपने मिलाया तो उनके प्रेशर क्या हो गए? आपस में कंबाइंड हो गए। बात समझ में आई आपको? मतलब जब मैंने किसी एक गैस को यहां से क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया, मैंने एलिमिनेट कर दिया इसको, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा ना। उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। मतलब द मिनिमम जो उनका प्रेशर है, हाँ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सिबिटेड बाय इंडिविजुअल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड देयर पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये हमें आप मेरा बताने का मतलब था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है वो लिख लीजिए आप, दैट इज minimum amount of pressure exhibits by individual gases in the atmosphere called partial pressure. अब पार्शियल प्रेशर जो आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैथमेटिकल वे क्या है इसका? तो जब भी आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे, सपोज करो हमको निकालना है पीपी निकालना है, किसका? O2 का निकालना है, ठीक है ना। तो जब आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे O2 का, तब आपको मोल फ्रैक्शन भी चाहिए, किसका? O2 का, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, और आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रेशर से, ठीक है ना। तो इससे उस गैस का क्या निकल जाएगा? पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, उसको ध्यान रखिए। आते हैं इस लॉ पे। तो हेडी लॉ क्या बोला? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब जब भी हम P की बात करेंगे, स्मॉल p की, so it should be directly proportional to pi। पार्शियल प्रेशर स्मॉल p से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से टोटल प्रेशर, ठीक है। मतलब जब आप इसको लिखोगी, इसको लिखोगे स्मॉल p से, उसको लिखोगी कैपिटल P से, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये आपको नोट करना है। ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आता है उसको अपन कांस्टेंट डाल के रिमूव करते हैं कि नहीं करते हैं? तो
आपको उसको रिमूव करना है, तो P हो जाएगा इज इक्वल्स टू जी KH chi। एंड व्हाट इज KH हियर? KH को हम लोग कहते हैं कौन है हेनरीज हाँ कांस्टेंट। इसकी वैल्यू गिवन होती है, तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। मान लो आपको गिवन नहीं, आपको निकालना है, तो KH कैसे निकालोगे आप? KH शुड बी इक्वल टू P अपॉन chi। तो ऐसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन ये बोल रहा है 0.60 ग्राम of CO2 gas has been dissolved in water. Calculate the Henry's constant if partial pressure of CO2 is, इसको एक काम 60 ग्राम कर लो, ज़्यादा सही है। 60 ग्राम बर्फ को कर लो 0.0 ATM। ठीक है, तो ये सवाल है, निकालना आपको हेनरीज कांस्टेंट है, तो ट्राई करो। CO2 का वेट हाँ, और गिवन है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर गिवन है, हाँ, मतलब CO2 का आई थिंक हमको PCO2 गिवन है हाँ PCO 0.60 ATM। हाँ ठीक है, और हमको क्या गिवन है? हमको वेट गिवन है, मतलब W ऑफ CO2 गिवन है, दैट इज 60 ग्राम। जी सर और हमको निकालना है हेनरीज कांस्टेंट, मतलब KH की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। जी फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज KH इज इक्वल्स टू P पार्शियल प्रेशर अपॉन और टाई। ठीक है ना, अब P अपने पास है, लेकिन हमको अगर कहीं से टाई मिल जाए तो हो जाएगा फिर काम। ठीक है ना, तो वही निकालना है अपने को। अब देखिए, जब आप टाई फाइंड आउट करोगे तो टाई किसका चाहिए अपने को? CO2 का चाहिए। अब टाई अगर CO2 का चाहिए तो टाई CO2 का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब chi of CO2 upon N of हाँ CO2। सॉरी श्रीवादर मोल्स हाँ हाँ ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 Moles और of- अपॉन टोटल मोल्स किसके? CO2 के और हाइड्रोजन के मतलब वाटर के वाटर के H2O। वाटर के जी H2O के ठीक है, अब मैंने आपको बताया था देखो क्वेश्चन के अंदर कहीं भी वाटर का वो नहीं दे रखा मास। हाँ ठीक है, तो आपको जब भी कोई दिया हुआ नहीं हो तो आपको हमेशा 1 लीटर मान के चलना ठीक है ना, अज्यूम करके चलना है। और 1 लीटर वाल इक्वल टू 1 kg, जी और 1 kg को ग्राम में ओपन करोगे तो 1000 ग्राम ग्राम, तो डायरेक्टली हमारे पास वाटर का भी वेट आ गया। ठीक है, तो बस मोल निकालो, N ऑफ CO2 क्या आ जाएगा? 60 अपॉन 44, और N ऑफ H2 क्या आ जाएगा? 1000 अपॉन 80। पता लगा कैसा है ये? क्या होता है फॉर्मूला मोल्स का? मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ठीक है ना, वही किया अपन ने। जी सर अब 60 बाय 44 करें तो 2 से कट रहा ही है, जी सर फिर देखो 22 को से काटो तो 1 सा, तो कितने बचे? 8 बचे, पॉइंट लाके 0 किया तो 7 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो 3 टाइम जाएगा, तो 1.3 मोल्स आ गया 1.3। ठीक है, और इसका तो जैसे याद ही है मुझे 55.5 होता है जानने के लिए ना, इसको याद ही रखना है। तो बस काय निकल जाएगा, काय ऑफ CO2 शुड बी इक्वल टू 1.3 अपॉन 1.3 प्लस 55.5। हाँ 55.5 प्लस 1.3 कितना होता है? 7, 56.7, यानी कि 1.3 अपॉन 56.7।
ठीक है, तो 56.7 तो इससे ये कट गया, ठीक है। तो देखो इसको कितना आ जाएगा, ये 0.0 ना, तो ये होगा तुम्हारा 2 तो तो ये जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स 0.02। ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, CO2 का। तो बस फॉर्मूले पुट करना, कितना जाएगा, तो KH इज इक्वल्स टू PCO2 कितना था 0.60 ATM अपॉन 0.02। तो इसको यहाँ से हटाया इंटू 10 टू पावर 2, इसको यहाँ से हटाया 10 टू पावर 2, दोनों कट गए तो बचा गया 60 अपॉन 2। कितना जाएगा आंसर, ठीक है। नोट करो पहले, नोट करो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, in an aqueous solution CO2 is dissolved at high pressure. The partial pressure of CO2 is, the partial pressure of CO2 is 2.5 atm and empty constant value is -3. Find out the mass of CO2 gas. Find out the mass of CO2 gas. अगला क्वेश्चन इजी टू मीडियम दे रहा हूँ, ये भी मतलब मीडियम किस्म का था, तो वैसे ही मीडियम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, (0.02 kg of gas X has been dissolved in water. The partial pressure of gas is 3 atm and KH is equals to, and KH is 1.5 into 10 to the power 6 PE. Calculate the molar mass of gas X. तो मतलब इससे
कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। हाँ, जैसे सपोज करो कि मैंने तुम्हें वो दिया, जैसे मैंने तुम्हें वैल्यू दी 48652920, तो मैंने कहा डिवाइड करो इसको 24629851 से। हाँ। ठीक है, अब जो ज़्यादा समझदार वो करने बैठेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन हमने तो केमिस्ट्री पढ़ी है ना, हम थोड़ी करने बैठेंगे इसको, हम इसको छोटा कर देंगे। कैसे? इसको मैं लिखूंगा 4.8 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और 7 तो 10 टू पावर 7, हाँ। ठीक है। नीचे वाले को 1 2 जब, 3 4 5 6 7, तो 2.4 10 टू पावर 7, तो ये तो वैसे ही कट गए। हाँ। तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया? जी। कौन करने बैठेगा इसको? तो पता है मुझे आंसर तू ही आना है फिर, है ना। तो ये तरीके हैं स्मार्ट वाले, ये नहीं करना बैठ गया उसको। अब जैसे मान लो कोई दूसरा बच्चा हुआ कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला, सब ऐसे अरे पैर क्यों लिए कहाँ है, पड़ोस वाले को बुला लिया, मैडम आपको भी दे दूंगी लिया, ठीक है ना। तो ये सब फिजिबल नहीं होती चीजें, इसलिए बहुत हद तक सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेनरीज लॉ कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो जब अपन एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो दो जगहों पे हेनरीज लॉ बहुत ज्यादा यूज में आता है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर तो एग्जांपल कौन कौन से हो गए? क्या होता है सोडा वाटर? सोडा वाटर ये जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक में जब ढक्कन अपन खोलते हैं हाँ। क्या आवाज आती है? क्यों? CO2 बाहर निकला, हाँ। CO2 बाहर निकला, ठीक है ना। CO2 तो CO2 पानी में जो डिसॉल्व किया, जो मीठा पानी होता है, CO2 निकालते मीठा पानी है वो, है ना। आप बॉटल को शेक करके ढक्कन खोल के रख दो, पियोगे पानी मीठा पानी लगेगा बस, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब जब आपने उस स्वीट वाटर के अंदर जो CO2 को डाला हाईली प्रेशराइज्ड कंडीशन में, तब जाके अपन आपका सोडा वाटर बना, जिसको अपन कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट हेनरीज लॉ पॉसिबल ही नहीं है। तो आज अगर हेनरी नहीं होते तो हम कोल्ड ड्रिंक कहां से पी रहे होते, है ना। तो ध्यान रखना है इसको। सेकंड है इसमें आप लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स। क्या होता है स्कूबा डाइवर? एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, याद तो आ रहा है थोड़ा कुछ। हाँ, होता क्या है मुझे समझा दो। स्कूबा डाइवर का मतलब क्या होता है? वो जो मतलब ऊंचाई से मतलब एक उसमें CO2 भरी होती है। स्कूबा डाइवर क्या होते हैं? स्कूबा डाइवर इंसान होता है, अच्छा। वो पानी में कूदता है। अच्छा। फिल्मों में देखा ना, सिलेंडर टांग के एकदम बैग की तरह पानी में घुस जाता है, उसको कहते हैं स्कूबा डाइवर, ठीक है। जैसे मान लो कोई खजाने की खोज पे निकलना है, ट्रेजर हंट पे, समुद्र नीचे जाना है, तो पहन के चले गए। अच्छा। तो चश्मा लगा के जाते हैं, चश्मा कौन सा? गॉगल नहीं, हाँ हाँ समझिए ना, वो पानी वाला कान में पहन के चले जाते हैं वो। तो जो पीछे सिलेंडर टांगते हैं ना, वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अच्छा। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने में हेनरीज लॉ का काम है, सिलेंडर का ऑक्सीजन डाल दो, काम खत्म। बट ऐसा नहीं है। जब स्कूबा डाइवर नीचे जाएगा पानी के नीचे, तो जितना नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा पानी का। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या ऑक्सीजन बॉडी में घुल नहीं जाएगी, ब्लड वगैरह में घुलेगी। और जब वो अब नीचे आएगा तो नीचे रहेगा घर बसा के, ऊपर भी तो आएगा। तो जब वो नीचे जाके फिर ऊपर आएगा, बहुत ही तेजी से ऊपर आता है, ध्यान रखना, बहुत तेजी से। तो जितनी तेजी से ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हुआ था, उतनी तेजी से रिलीज भी होगा। भाई हाई प्रेशर पे लगाया, गैस वाटर में डिसॉल्व हो गई, है ना, ब्लड में डिसॉल्व हो गई। लेकिन जब प्रेशर कम होता जाएगा फास्ट तरीके से, तब जाके जो ऑक्सीजन है आपका वो अनडिसॉल्व होगा फिर। तो जब अनडिसॉल्व होता है ना, तो इतनी प्रेशराइज तरीके से वो होता है, मतलब इतना लो प्रेशर में आ जाता है वो कि आपकी वेन्स फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
स्कूबा डाइवर की वेन फट जा सकती है, वेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए उसके अंदर ऐड करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऐड करते हैं हीलियम, अच्छा। ठीक है। हीलियम देखो कौन सा नंबर पे आता है, सेकंड पे। सेकंड नंबर पे आता है एटॉमिक उसके अंदर, सॉरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकंड एटॉमिक नंबर है। तो हीलियम क्या है, हीलियम नॉन रिएक्टिव गैस है। तो जब इसको अपन ऑक्सीजन के साथ डालते हैं तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देता है, मतलब वो ऑक्सीजन को ब्लड में घुलने से रोकता है, चाहे प्रेशर ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। जिससे स्कूबा डाइवर्स की क्या बोलते हैं, उनकी जो बॉडी है उसमें वेव फटने के चांसेस कम हो जाते हैं और वो उनके डाइट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसमें हीलियम मिला, तो हीलियम क्यों मिला रहा है, हेनरीज लॉ की वजह से, कि देखने में ऑक्सीजन तो डिसॉल्व हो रहा है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी जाना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उस इंसान को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन चूंकि वो डिसॉल्व हो रही है तो उसको ऐसी क्या चाहिए था तो डिसॉल्व ना हो, तो वो हीलियम, ठीक है। तो हीलियम क्या करता है, इसको डाइल्यूट कर देता है। तो ये दोनों एप्लीकेशन आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज राउल्ट लॉ। हेनरीज लॉ के बाद अगला जो लॉ है हमारा दैट इज राउल्ट्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब राउल्ट्स लॉ समझने से पहले 230 चीजें समझ लो, उसके बाद में राउल्ट्स लॉ समझने में इजी रहेगा। वो 2-3 चीजें क्या है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूशन। वॉलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल, नहीं ये भी नहीं पता। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच evaporates at normal temperature, जो अभी का है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर कुछ भी इवेपोरेट हो रहा है ना, इवेपोरेट का मतलब जो भाप बन के या वाष्प बन के उड़ रही है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो जो भी सब्सटेंस इजीली इवेपोरेट होता है उसे हम कहते हैं वोलेटाइल, ठीक है। तो जब भी हम वोलेटाइल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा अगर आपने उसको ढक के नहीं रखा तो, है ना। और वोलेटाइल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से, मालूम ही है तुम्हें। जब भी सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और अगर मैं वोलेटाइल सॉल्यूशन बना रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी वोलेटाइल आल्सो, है ना। मतलब ये दोनों भी कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल वोलेटाइल होता है, आपको जमीन में फैला उड़ जाएगा, ठीक है। एक आप देखते हैं ऐसे एसीटोन होता है, हाँ एसीटोन क्या होता है, एसीटोन मतलब कहाँ मिलता है एसीटोन, एसीटोन जैसे मैं तुम्हें अभी बोलूंगा कि एसीटोन लेके आओ, कहाँ से लेंगी, मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर पे कहाँ से मिल गया एसीटोन, काम ही नहीं है एसीटोन का। एसीटोन उसमें भी तो होता है, जैसे कि नेल पॉलिश हाँ, रिमूवर जो होते हैं उसमें मिक्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमको जाना पड़ेगा ब्यूटी पार्लर में, जी। वहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो एसीटोन, तो एसीटोन को आप फैलाओ वो भी उड़ जाएगा, ठीक है। पेट्रोल को फैलाओ वो भी उड़ जाएगा। अगर आपने दोनों को मिला दिया तो यू आर मेकिंग अ सॉल्यूशन, तो क्या वो सॉल्यूशन वोलेटाइल नहीं होगा, हो ही नहीं होगा। तो इसी वोलेटाइल सॉल्यूशन के बारे में बात करता है राउल्ट लॉ, ठीक है ना। अब वोलेटाइल सॉल्यूशन अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि वोलेटाइल सॉल्यूशन हमेशा क्या बनाते हैं, वेपर्स बनाते हैं। मैं अगर मान लो कोई वोलेटाइल सॉल्यूशन तो उसके वेपर्स तो बाहर निकलेंगे, वेपर फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो अगर वो वेपर बना रहा है तो हर वेपर का एक प्रेशर होता है, हर वेपर का एक प्रेशर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। जैसे हर गैस का अपना एक प्रेशर होता है, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं अपन गैस के लिए, प्योर गैस के लिए। अगर हम वेपर प्रेशर यूज करें तो अपन यूज करते हैं लिक्विड के लिए। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड अगर वेपर्स बना रहा है तो वही वेपर हमेशा प्रेशर लगाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास मान लो छोटा सा पतीला है,
उसके अंदर आपने पानी गर्म चढ़ा दिया ढक के उसको, ठीक है ना, आप उसको हीट कर रहे हो नीचे से, तो हीट करो तो इसके वेपर्स बनेंगे नहीं बनेंगे, इसको हम स्टीम कहते हैं, जिसकी वजह से ढक्कन बाहर उलट जाएगा। तो हर सॉल्यूशन का जो वोलेटाइल होते हैं वो वेपर्स बनाते हैं, और उस वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वोलेटाइल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन है, ये कौन बताएगा, क्लियर होगी बात। तो पहला पॉइंट लिखो तो इसका पॉइंट नंबर 1 लिख लूं क्या? है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिख लो इसको। तो फर्स्ट पॉइंट इन राउट्स लॉ क्या होगा, देखिए इसके अंदर, दिस लॉ explains the this law explains the relationship between volatile solution comma its vapor pressure and mole fraction मोल फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सॉल्यूशन is always directly proportional to the mole fraction of its particles, ठीक है। अब एक चीज में ध्यान रखना कि जब भी अपन वोलेटाइल सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो आपको मिलेगा वोलेटाइल सॉल्यूट और एक आपको मिलेगा वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है ना। वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ए मान लीजिए और वोलेटाइल सॉल्वेंट को आप बी मान लीजिए, अज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जब अपन राउट्स का लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तब जो लॉ निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, दैट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, सॉल्यूशन के लिए। अभी अब दिखने में हैंडी की तरह लग रहा होगा, बट ये हैंडी नहीं है, तो क्यों नहीं है बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे उसमें P का मतलब क्या था, पार्शियल प्रेशर, इसमें P का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये तो सॉल्यूशन के लिए है, अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए लूं तो PA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड PB विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka B, ठीक है। और जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, PA इज इक्वल्स टू PA नॉट Ka, और जब मैं इसमें से हटाऊंगा तो PB is equals to PB नॉट Ka B, समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे PA नॉट और PB नॉट क्या है, किसी के ऊपर अगर नॉट लग जाता है ना सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो कहते हैं उसकी प्योर स्टेट। मतलब यहाँ पर PA का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ A, राइट, और यहाँ पे PP का मतलब क्या हो गया, B। लेकिन अगर मैं PA नॉट की बात करूं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, और यहाँ पे PB नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A एंड प्योर A, B एंड प्योर B। प्योर का मतलब क्या है इसमें, पहले गंदगी थी उसके अंदर, जब प्योर हो गया, इनिशियल स्टेट। भाई जब तक आपने पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व नहीं किया तो पानी तो प्योर ही है ना,
मान लो हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉलिड वाटर है, तो जब तक आपने उस सॉल्वेंट के अंदर इस सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया तब तक तो नॉट स्टेट में था वो, पीबी नॉट स्टेट के अंदर। जब डिसॉल्व कर दिया आपने तब जाके पीबी बनाओ, क्योंकि प्योर नहीं रहा, क्यों, सॉल्यूट भी आ चुका है, सॉल्यूशन बन गया वो। और सेम थिंग हैपेंड विद सॉल्यूट, समझ में आई ना। तो ये दोनों चीज कौन बोलते हैं, राउट्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर एक इसमें नोट लिखना है, उसके बाद में आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमको लिखना है एक नोट। अब हमको पता लगे कि वोलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों होता है, तो उसके लिए राउल्स के अनुसार हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक नोट क्या लिखना है आपको इसके अंदर, नोट ये है, इफ मोर देन 2, मोर देन 1 लिखना है, तो 2 नहीं, मोर देन 1 vapor pressure are there, then according to Dalton's law, addition of partial pressures या फिर वेपर प्रेशर्स अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ पार्शियल प्रेशर्स या फिर वेपर प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस equals to the total pressure, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा वेपर प्रेशर है, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको टोटल प्रेशर ऑब्टेन करना हो तो आप उन सभी प्रेशरों का कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, नाउ वी हैव टू वेपर प्रेशर्स P एंड PV, सो अगर हम डाल्टन का प्रेशर लगाएंगे तो P टोटल क्या आएगा हमारे पास में, दैट इज PA प्लस PB। ठीक है, और अगर मैं P और PB की वैल्यूज में पुट करूं, रख सकता हूं वैल्यूज, है ना, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज को पुट करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट इज PA नॉट chi A प्लस PB नॉट chi B। तो ये दो इक्वेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।